Hello everyone, my name is Yogi Vaishnani and today we are going to learn about the permutation and combination. अब ये जो चैप्टर है ये जेडब्ल्यू में तैयारी करने वाले हर बच्चे को मतलब जो दिक्कत करता है वो यही चैप्टर होता है। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और सभी टॉपिक्स है उसको वन बाय वन है वो सीखते जाएंगे और ट्राई करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाए। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो जरूरी नहीं कि भाई इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही हो। जैसे कि अगर आप एडवांस का या मेंस का पेपर दोगे तो उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते हैं, बहुत रेयर होता है अगर पूछे भी जाए तो। लेकिन इसके अप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, मतलब दूसरे कोई सेट थियरी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोई दूसरे बहुत सारे जो चैप्टर्स है उसके अंदर इसका यूज केस बहुत आता है, एप्लीकेशन बहुत आता है। तो इस चैप्टर को हमें सिर्फ इसलिए नहीं सीखना है कि इसी चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर का यूज बहुत सारी जगह पे आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो चीज हमें सीखना होता है वो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये क्या होता है? काउंटिंग हमने बचपन में ही 1 2 3 4 ऐसे सीखा हुआ है, लेकिन ये वाला काउंटिंग थोड़ा सा अलग है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले सीखना होता है वो है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है उसके अंदर, मतलब सबसे पहले डेफिनेशन अगर देख ले हम लोग तो भाई इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन एम डिफरेंट वेज following which a second operation can be performed in a n different ways, then the two operation in a succession can be performed in m into n ways. अब मेजोरिटी चांसेस है कि ये जो डेफिनेशन है वो याद रखने में या अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो उसको इजी अगर मैं बनाऊं तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि लेट से अगर आप कोई जॉब वन कर रहे हो, लेट से यू आर डूइंग अ जॉब वन, कोई एक वर्क कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो एंड आफ्टर दैट यू आर डूइंग अ जॉब टू। अब कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर अगर आप जॉब वन एंड जॉब टू ये दोनों ही करना कंपलसरी होता है, वैसे टाइप की सिचुएशन में हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है वो यूज करते हैं। लेट से जॉब वन है वो कंप्लीट करने के आपके पास एम वेज अवेलेबल है और जॉब टू है वो कंप्लीट करने के आपके पास एन वेज अवेलेबल है। तो आपके पास ये जो पूरा मतलब पूरा जो काम करने का है कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, वो हो गए कि भाई आपका जो जॉब वन है एंड जॉब टू, इन दोनों का टोटल नंबर ऑफ वेज अगर आपको पूछा जाए तो वो होगा m इंटू एन, राइट। तो ये एक सिचुएशन बनाता है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का। इसका एक एग्जांपल ले हम तो कि भाई एक होल है, a hole has 10 gates, in how many ways can a man enter the hole through the one gate and come out through a different gate? अब क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला गया कि एक होल है उसके अंदर एंटर करने के लिए 10 हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। सो लेट्स से कि हमारे पास ये 10 गेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लेट्स से हमारे पास ये 10 गेट्स अवेलेबल है। अब मान लेते हैं कि आप इसमें से फर्स्ट गेट है, ये वाला गेट है वो सिलेक्ट कर रहे हो एंटर करने के लिए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमें ये है कि भाई कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट, मतलब आप एक गेट से यहाँ पे हॉल में अंदर तो आ चुके हो लेकिन बाहर जाने के लिए आपके पास जो अवेलेबल गेट्स है, अब आपके पास सिर्फ 9 चॉइसेस है। जॉब वन हमारा क्या था? अगर इस केस में मैं देखूं तो जॉब वन मेरा क्या था? तो जॉब वन इज सिलेक्ट सिलेक्ट एनी वन गेट, राइट। लेकिन वन गेट सिलेक्ट करने के लिए आपके पास अवेलेबल ऑप्शन कौन कौन से हैं? सो ऑब्वियसली फॉर अ जॉब वन यू हैव अ 10 डिफरेंट वेज टू कंप्लीट अ जॉब वन, गेट में आने का, राइट। और हमने ये गेट सिलेक्ट किया था। अब हमें डिफरेंट गेट से बाहर जाना है, दूसरे गेट से बाहर जाना है। तो हमारा जॉब टू क्या हो गया? ऑब्वियसली टू टू कम आउट थ्रू कम आउट थ्रू डिफरेंट गेट, ये हमारा जॉब टू हो गया, राइट। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि भाई जो होल है वहां से हमें बाहर आना, ये हमारा जॉब टू है। तो
इसको कंप्लीट करने के हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है? एक गेट तो चला गया, क्योंकि अगर मैं वहीं से वहां बाहर निकल गया तो वो तो सेम गेट हो जाएगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि 9 वेज अवेलेबल है गेट से बाहर जाने के। तो अब मैं अगर बोलूँ कि पूरी सिचुएशन है उसमें हमारे पास कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो टोटल हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वेज ये दोनों जॉब कंप्लीट करने के जो बनेंगे वो हो गए 10 into 9 which is 90. So there are 90 ways to complete the this experiment, or you can say that these two jobs, right? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड वाली सिचुएशन आई। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जॉब 1 एंड जॉब 2 ये दोनों करने का जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज है, और उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एंड वाली कंडीशन है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, राइट? नाउ लेट्स से डिफरेंट एग्जांपल। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? तो अगर मेरे पास 100 से लेके 1000 नंबर्स है और उसके बीच में मेरे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे अवेलेबल, तो ये जो मेरे पास डिफरेंट नंबर्स अवेलेबल है, अब जरूरी नहीं कि ऑब्वियसली कि मैं कोई भी नंबर इसमें सिलेक्ट करूं, इसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगी। कंडीशन ये है कि हमें डिजिट 7 एंड 9 ये दो में से ही कोई सिलेक्ट करना है। मतलब आपका डिजिट 1 2 3 4 5 6 8 और 0 ये नहीं हो सकते। यू कैन सिलेक्ट आइदर 7 और आइदर 9। तो अगर सिचुएशन देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट का ही नंबर बनाने के लिए बोला है। क्या हमें डायरेक्ट बोला है? बिल्कुल नहीं, हमें इनडायरेक्टली बोला गया। कैसे? 100 से लेके 1000 के बीच में 3 डिजिट के ही नंबर हो गए। तो पहला नंबर जो है, मतलब पहला जो बॉक्स है यूनिट डिजिट, इसको फिल करने के मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज है? तो मेरे पास एक नंबर होगा 7, या फिर मैं दूसरा नंबर फिल करूंगा 9। सो आई हैव 2 ऑप्शन टू फिल द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को फिल करने के लिए कितने होंगे? मेरे पास 2 वेज होंगे। सेम वे अगर मुझे टेंस डिजिट को फिल करना है, तो सेम वे फॉर द टेंस डिजिट आई हैव अ ऑप्शन फॉर 7 और 9। मतलब मैं 7 भी फिल कर सकता हूँ और 9 भी फिल कर सकता हूँ। अगेन आई हैव अ 2 वेज। सेम वे फॉर द 100 प्लस, तो उसमें भी मैं 7 प्लस कर सकता हूँ और 9 प्लस कर सकता हूँ। तो अगेन इसमें भी 2 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएंगे 2 into 2 into 2 इक्वल्स टू 2 क्यूब विच इज 8। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये मल्टीप्लाई क्यों किया आपने, ऐड क्यों नहीं किया इसमें? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 डिजिट का नंबर बनाना कंपलसरी है। और वो कब बनेगा? क्योंकि मैं यूनिट प्लेस वो फिल करूंगा, आफ्टर दैट मैं टेंस डिजिट फिल करूंगा एंड 100 प्लेस, तभी जाके वो 3 डिजिट का नंबर बनेगा, राइट? अदरवाइज वो 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो तीनों ही बॉक्स फिल करना हमारी ये कंपलसरी था। तो मैं बोल सकता हूँ ना, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3, कौन सी जॉब? तीनों बॉक्स में नंबर रखना। कौन कौन से नंबर? 7 और 9। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगाया। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा। देन लेट्स टेक अ थर्ड एग्जाम्पल। फाइंड द नंबर ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर्स विच हैव 4 डिजिट। तो यहाँ पे अभी हमें कोई स्पेसिफिक नंबर्स या ऐसा कुछ नहीं बोला है, हमें बोला है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो जब भी ऐसा नंबर बनाने वाला क्वेश्चन आए, हमें क्या करना है? वो 4 प्लेसेस या 4 बॉक्स आप कर सकते हो, वट एवर यू लाइक। अब यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। एक हमारे पास कंडीशन है, इवन होना चाहिए। दूसरा है 4 डिजिट होना चाहिए, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो इवन होने के लिए मेरे पास यूनिट डिजिट जो अवेलेबल है, वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है? 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4, 6 एंड 8। तो अगर मैं देखूँ कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है टू फिल द यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो मेरे पास 1 2 3 4 5, आई हैव अ 5 डिफरेंट वेज टू फिल अ यूनिट डिजिट प्लस। ओके, पहला जॉब हमने कंप्लीट कर लिया। देन सेकंड जॉब इज टू फिल अ टेंथ डिजिट। टेंथ डिजिट में क्या रख सकता हूँ मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ। हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव करंटली? 0 रख सकते हैं, 1 2 3 अप टू कहाँ तक रख सकते हैं? तो 9 डिजिट तक हमारे पास अवेलेबल है।
सो 0 से लेके 9, तो कितने डिजिट टोटल मेरे पास अवेलेबल है? तो आई हैव अ टोटल 10 डिफरेंट वेज, राइट, टू फिल अ 10th डिजिट, मतलब ये सेकंड बॉक्स भी भर गया। देन थर्ड जॉब मेरा ये होगा 100 प्लेस को फिल करना। 100th प्लेस पे भी मेरे पास 0 से लेके यहाँ पे टिल 9 ऑप्शंस अवेलेबल है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो आई कैन रिपीट द नंबर्स। अगर मुझे कोई क्लियरली बोलते कि भाई रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, चारों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, देन उस टाइम पे हम लोग कुछ दूसरा लॉजिक लगाते, मतलब यहाँ पे टेंस डिजिट में या यूनिट डिजिट में जो नंबर रिपीट हो गया है वो हम रिपीट नहीं करते, जो यूज हो चुका है वो, राइट। बट लेकिन अभी हमें कोई ऐसी कंडीशन गिवन नहीं है। तो 100th प्लेस पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास अगेन 10 ऑप्शंस अवेलेबल है, 10 वेज अवेलेबल है। देन लास्ट जॉब, फोर्थ जॉब करने के लिए यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर्स अवेलेबल है? तो हम सोचेंगे सर 10 डिजिट अवेलेबल है, बट नहीं। यहाँ पे हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे जो 4 डिजिट का नंबर है, तो मैं जो 1000th प्लेस है यहाँ पे, उसमें मैं जीरो नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया तो वो फिर 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। दैट्स वाई जीरो हम यहाँ पे रख नहीं सकते। जीरो के अलावा कुछ भी रख दो। तो यहाँ पे 1 से लेके 9 नंबर तक मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आई हैव 9 डिफरेंट वेज, राइट। तो अब मैं यहाँ पे देखूँ तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए? तो टोटल नंबर्स मेरे पास जो बनेंगे वो हो गए 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5, सो 45 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4500। मेरे पास टोटल ऐसे नंबर्स होंगे जो इवन नंबर होंगे और 4 डिजिट वाले होंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस गिवन थी जो हम लॉजिकली सॉल्व कर पाए और इजी था, राइट। आगे चल के इसमें और भी कंडीशंस ऐड कर सकते हैं कि आप यूनिट प्लेस पे ये नंबर रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, तो वो बहुत सारे जो क्वेश्चंस आएंगे उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अभी हमने जो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, उसकी हमने इनफ प्रैक्टिस कर ली, हमने समझ लिया कि हाँ, कि जॉब जब जो कुछ नंबर ऑफ जॉब्स है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, जितने भी नंबर ऑफ जॉब्स है, अगर हमें वो कंपलसरी करना है, क्योंकि हमें एक कंडीशन है या फिर एक एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट करना है, मुझे इसमें 4 डिजिट बनाने का एक्सपेरिमेंट बोला था, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे पास जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो मैंने रखी और वन बाय वन वो जॉब कंप्लीट करते गए। और उसको कंप्लीट करने के बाद मुझे जो टोटल नंबर ऑफ वेज मिले वो मैंने काउंट कर लिए विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। आफ्टर दैट दूसरा जो यहाँ पे प्रिंसिपल आता है विच इज एडिशन रूल। अब एडिशन रूल क्या होता है? वही सेम डेफिनेशन आएगा, सिमिलर काइंड ऑफ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। If there are two jobs such that they can be performed independently in M and N ways respectively, then either of the jobs can be performed in a M plus N ways. Obviously definition से confusion बढ़ेगा, तो यहाँ पे मैं अगर सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे डेफिनेशन बोलूँ तो जॉब 1 कंप्लीट करने के मेरे पास कुछ नंबर ऑफ वेज होंगे, लेट से M वेज है, और जॉब 2 कंप्लीट करने के मेरे पास n नंबर ऑफ वेज है। अब दोनों ही करना जरूरी नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी होंगे कि या तो आप जॉब 1 में से कुछ कर सकते हो कैलकुलेशन, या जॉब 2 में से कर सकते हो। तो जॉब 1 करने के मेरे पास n m नंबर ऑफ वेज है, जॉब 2 करने के n नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों ही जॉब करना कंपलसरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक टाइप की जॉब परफॉर्म कर ले वो भी चलेगा। तो टोटल इस टाइप की जो कंडीशन आएगी वहां पे और वर्ड यूज किया होगा। इफ यू सी दैट यहाँ पे यूज किया है आइदर ऑफ द टू जॉब्स, मतलब दोनों जॉब में से कोई भी एक जॉब है वही परफॉर्म होगा, बट जो टोटल काउंटिंग है उसमें ऑब्वियसली नंबर ऑफ वेज है वो दोनों के काउंट हो गए। तो यहाँ पे जब भी और वाली सिचुएशन आए तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उन दोनों नंबर ऑफ वेज जितने भी जॉब हैं उनके जितने भी नंबर ऑफ वेज है उनका इंडिपेंडेंटली एडिशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जॉब 1 और जॉब 2, तो टोटल मेरे पास अगर मैं देखूँ तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास मिलेंगे
m प्लस n वेज। तो ये हमें डेफिनेशन में बोला गया है। इसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें बोला गया है इन अ क्लास देर आर 12 बॉयज, राइट। तो नंबर ऑफ बॉयज वी हैव 12 and number of girls in this question we have 7. The teacher wants to select either a boy or a girl। मतलब टीचर को सिलेक्ट करना है या तो बॉय में से या तो गर्ल में से, टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ कंपटीशन। मतलब एक कंपटीशन है, उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए या तो एक बॉय में से सिलेक्ट करेंगे या तो एक गर्ल में से सिलेक्ट करेंगे। इन हाउ मेनी वेज द टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। टीचर के पास सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन या फिर कितने वेज अवेलेबल है। तो अगर टीचर अगर सिलेक्ट कर रहा है, राइट, तो टीचर सिलेक्ट कहाँ से करेगा? या तो वो बॉयज में से सिलेक्ट करेगा, एक टीचर बॉयज में से कोई एक पर्सन सिलेक्ट करेगा। लेकिन कितने बॉयज है टोटल? 12 बॉयज है। तो टीचर के पास अगर बॉयज में से सिलेक्शन करना हो तो 12 वेज अवेलेबल है to select one particular person to represent the class in the competition। then अगर टीचर है उनको गर्ल्स में से सिलेक्ट करना है, राइट, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ वेज अवेलेबल है? 7 वेज अवेलेबल है। मतलब 7 गर्ल्स में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी है? मतलब बॉय को भी सिलेक्ट करना, गर्ल को भी नहीं। यहाँ पे किसी एक पर्सन को ही सिलेक्ट किया जाएगा। दैट्स वाई बॉयज और गर्ल्स। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी आई? और वाली कंडीशन आई। तो ये जो सिचुएशन हुई ऑब्वियसली और वाली कंडीशन है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 12 प्लस 7, सो टोटल नंबर ऑफ वेज वी हैव 12 प्लस 7, 19 वेज टीचर्स के पास होंगे। टीचर के पास हो गए 19 वेज टू सिलेक्ट आइदर बॉय और आइदर गर्ल। कोई भी दोनों में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल 19 बच्चों में से उसे किसी एक को सिलेक्ट करना है टीचर के लिए, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो, राइट। देन फैक्टोरियल नोटेशन। अब फैक्टोरियल नोटेशन है क्या? एक्चुअली फैक्टोरियल नोटेशन है वो इस चैप्टर के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल इसमें निभाता है अपना। तो कैसे करते हैं कि भाई फैक्टोरियल नोटेशन आप ये बोल सकते हो कि हम कंजिक्यूटिवली नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, राइट। कहाँ तक? एन तक। उस चीज को बोला जाता है एन फैक्टोरियल। आप एन फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो, एन इस नोटेशन से भी बना सकते हो, एल जैसा शेप, और इसमें एन भी रख सकते हो। इसका मतलब यूज केस क्या है, राइट। जब भी हमारे पास कोई ऐसा सिलेक्शन करने को आएगा, जैसे हमने अभी 3 डिजिट वाला नंबर देखा था, 4 डिजिट वाला नंबर देखा था। तो लेट्स से अगर मेरे पास 3 डिजिट वाला नंबर है और मैं आपको बोल दूं कि आपको ना 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप क्या करोगे कि सर यहाँ पे फर्स्ट में, राइट, फर्स्ट बॉक्स में 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो 9 वेज आपके पास अवेलेबल होगा। यूनिट डिजिट में कितने वो चॉइस अवेलेबल है? सर हमारे पास 10 चॉइस अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा लूँ, रिपीटेशन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर मैं रिपीटेशन अलाउ ही ना करूं, मुझे डिफरेंट नंबर ही चाहिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 10 लिखा है, उसके बाद ऑब्वियसली यू हैव, क्योंकि यहाँ पे 10 में से कोई मान लो लेट्स से यू हैव सिलेक्ट 2, तो आप 2 यहाँ पे नहीं रख सकते, राइट। 2 के अलावा कोई भी नंबर रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशंस होगी जिसमें कंजिक्यूटिवली आपको नंबर से वो डिक्रीज होते जाएंगे। पहले में आपके पास n नंबर ऑफ चॉइस होगी, दूसरे में n-1, फिर n-2, ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन है वहां पे जहां पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, या फिर मैं बोल सकता हूँ डिस्टिंक्ट वेज, डिस्टिंक्ट जो चीजें हैं उनके लिए, या फिर अलग अलग चीजें, या फिर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वैसी चीजों के लिए फैक्टोरियल नोटेशन है वो हमें बहुत यूजफुल रहेगा। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, बट फैक्टोरियल नोटेशन का थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मुझे दिखा गया है 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। तो अगर देखा जाए तो दिमाग में तो यही आएगा कि सर 11 फैक्टोरियल। लेकिन 11 फैक्टोरियल क्या सच में हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 11 फैक्टोरियल का मतलब होता है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6
इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर्स कितने हैं? अगर मैं 11 फैक्टोरियल लिखता भी हूँ, लेट्स से 11 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, तो एक्स्ट्रा नंबर्स कितने हैं मेरे पास? 6 5 4 3 2 1। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को 6 से लेके 1 तक को मैं अलग से 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। यस। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि 11 फैक्टोरियल पूरा ले लो डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब जो हमें एक्चुअल में लॉजिक चाहिए कि हाँ, लॉजिकली ये पॉसिबल है फैक्टोरियल नोटेशन का, तो ये इसका लॉजिक बन जाएगा, राइट। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अगर आप डिवाइड करोगे यू विल गेट दिस 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन में हमें ऐसा दिखेगा कि सर ये तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14 ये हमें गिवन है। तो क्या करेंगे अब? सर इसमें तो फैक्टोरियल नोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 14 फैक्टोरियल लिखोगे तो 13 आएगा, 13 के बाद 12, 12 के बाद 11, तो ये तो फैक्टोरियल नोटेशन में पॉसिबल ही नहीं। सर आपने गलत लिखा। अगर मैं देखूं कि हाँ, डायरेक्ट मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14, तो हाँ दीज आर नॉट अप्रोप्रिएट कि भाई मैं फैक्टोरियल नोटेशन इसमें बना सकूं। लेकिन क्या हम क्रिएट भी नहीं कर सकते? नहीं, क्रिएट तो कर सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें तो मुझे 2 का टेबल दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 3, till I have to repeat this thing till 7, 2 into 6 and 2 into 7। तो थोड़ा तो आइडिया है हाँ सर, लेकिन फिर भी क्या दिक्कत है? फिर भी हमें दिक्कत है कि सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मैं 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई में लिखूँ तो बच कौन जाएगा? कौन बचेगा? नंबर 2 है वो बच रहा है यहाँ पे। कितनी बार? 3 4 5 6 7। तो कैन आई से दैट कि 2 रेज टू 7 है, मतलब 2 है वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं उसको 7 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ। लेकिन जो 2 बच गया है उसको मुझे बोलना पड़ेगा 2 रेज टू 7। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 2 रेज टू 7 इंटू 7 फैक्टोरियल, राइट। तो जरूरी नहीं कि फैक्टोरियल जो चीज़ है वो डायरेक्ट ही यूज हो, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमें जो मल्टीपल टाइम्स है जो सेम चीजें रिपीट होगी 7 इंटू 6 इंटू, मतलब डिक्रीजिंग फॉर्म में या फिर इंक्रीजिंग फॉर्म में कंजिक्यूटिव जो नंबर्स होंगे एन नेचुरल नंबर्स, उनके लिए फैक्टोरियल नोटेशन है वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा, जो इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी भी है, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। अगर मैं इसमें देखूं कि परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स, अब परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स क्या होता है? परम्यूटेशन अगर वर्ड कई स्टूडेंट्स है उसको मतलब बहुत ही एडवांस वर्ड लगता है कि नहीं सर परम्यूटेशन का कुछ बहुत ही गहरा मीनिंग होगा, तो इतना कुछ नहीं। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट क्या होता है? आपके पास जितनी भी चीज़ें पड़ी है, एन चीज़ें पड़ी हैं, उसको अरेंज करने के जो चीज़ें हैं, मतलब मान लो मेरे पास 4 चीज़ें हैं लेकिन मुझे उसको 3 बॉक्स में अरेंज करना है, राइट। हर बॉक्स में एक चीज़ होनी चाहिए। तो उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं कि मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, राइट। आई एम नॉट सिलेक्टिंग, सिलेक्टिंग वाली चीज़ अलग होगी, वो हम आगे देखेंगे। बट यू कैन से दैट कि हाँ, ये बॉक्स खाली है इसमें ये रख सकते हैं, ये बॉक्स खाली इसमें ये रख सकते हैं। तो इन चीज़ों को अरेंज करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं परम्यूटेशंस ऑफ थिंग्स। कैसे करेंगे अभी देखेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले देख लेते हैं द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। यहाँ पे ये जरूरी है सभी चीजें अलग अलग होंगी, सेम होगी तो क्या करेंगे उसके लिए भी आगे थियरम्स है। टेकन आर एट अ टाइम, मतलब अगर मैं 3 बॉक्स है उसमें 5 चीजों को, 5 थिंग्स है उसको अरेंज करने का जब मैं सोच रहा हूं, तो जो ये 3 बॉक्स है वो हो गया मेरा आर एट अ टाइम, और एन जो हो गया मेरा वो 5 हो गया, राइट। मेरे पास 5 चीजें हैं, मैं मैक्सिमम कितने बॉक्स में वो अरेंज कर सकता हूँ? सर 5 प्लेसेस पे ही अरेंज हो सकता है, कभी भी ये 5 से मैं कभी ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 चीजों को 6 बॉक्स में अरेंज करना है, पॉसिबल ही नहीं है सर, एक बॉक्स खाली ही रहेगा अगर 6 चीजें मैं बोलूँ तो। लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा, राइट। और अगर बोले भी तभी उसके कोई भी मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। बना तो सकते हैं
लेकिन पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकलेगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 5 चीज़ें हैं, तो मैं मैक्सिमम की कैसे 5 चीज़ों को अरेंज कैसे कर सकता हूँ? तो पाँचों चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। उससे कम नंबर्स में भी अरेंज किया जा सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आर है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, आपका जो एन नंबर होगा मैक्सिमम वो हो सकता है, या फिर आपका आर है वो 0 हो सकता है, राइट। कि 5 चीज़ें मुझे अरेंज ही नहीं करना, राइट, तो भी पॉसिबल है। तो अब मेरे पास ये बोला गया कि ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, तो उसको जो नंबर ऑफ वेज जो हम इसमें बनाएंगे वो क्या होगा कि हमने पहली चीज है, तो लेट्स से मेरे पास एन डिफरेंट थिंग्स है, एन डिफरेंट थिंग्स आई हैव। अब मुझे बताओ कि मुझे एन डिफरेंट थिंग्स है उनको 3 बॉक्स में अरेंज करना है, राइट। ये मेरे पास 3 बॉक्स है, तो मेरे पास पहले बॉक्स में अरेंज करने के लिए कितनी चीजें अवेलेबल है? सो यू हैव एन थिंग्स अवेलेबल। लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे रख दी, पहले बॉक्स में मान लो कोई चीज यहाँ पे रख दी। अब सेकंड बॉक्स में आपके पास कितनी चीजें अवेलेबल है? सर पहले एन थी, अब उसमें से एक माइनस हो गया, तो एन माइनस थिंग्स यू विल अरेंज इन अ सेकंड बॉक्स। सेम वे फॉर द थर्ड बॉक्स। अब मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि मेरे पास एक चीज यहाँ पे चली गई फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड चीज यहाँ पे चली गई, तो सर एन में से 2 माइनस कर दो, अब मेरे पास उतनी चीजें अवेलेबल है, तो ये थर्ड बॉक्स में अरेंज हो गया। तो ऐसे करते करते मैं नंबर ऑफ थिंग्स होगी उसको कुछ प्लेसेस में अरेंज करता जाऊंगा, राइट। तो वो जो अरेंजमेंट होगा वो ऑब्वियसली एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, ये जो हमने मल्टीप्लीकेशन का रूल सीखा था, राइट, सभी बॉक्स को फिल करने का जो जॉब्स है वो कंप्लीट करते जाएंगे, तो वो सभी जॉब मल्टीप्लाई होगी, तो उससे हमें ये वाला फॉर्म मिलेगा, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर प्लस वन, विच इज डिनोटेड बाई एन पी आर और पी एन आर। आपको अगर कहीं ये लिखा दिखा जाए एन पी आर तो भी चलेगा, कहीं ये लिखा दिख मिल जाए एन पी एन आर ब्रैकेट तो भी चलेगा, मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। जनरली एन पी आर लोग लिखते हैं, लेकिन कुछ रेफरेंस बुक में अगर आप पी इन द ब्रैकेट एन माइनस एन डॉट आर भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये पॉसिबल है। देन अब इसको मतलब अगर मुझे लिखना भी है, राइट, तो ऐसे लिख सकता हूँ एन पी आर। सेकंड थियरम अगर मैं देखूँ तो मुझे एन पी आर है उसको प्रूव करना है कि ये ऐसा कुछ होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल ये एन पी आर है उसका फॉर्मूला है, राइट। लेकिन इसको अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे काम करूंगा कि यहाँ पे एन थिंग्स है मेरे पास, ठीक है। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? सर एन फैक्टोरियल का मतलब एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे करते जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हमें ऑब्जर्व करनी है चीजें। ऑब्जर्व क्या करेंगे, मुझे सेकंड प्लेस फिल करने के लिए एन में से वन माइनस करना पड़ा, थर्ड प्लेस फिल करने के लिए एन में से टू माइनस करना पड़ा। तो मुझे अगर ये बताओ कि अगर आगे चलते चलते मैं आर्थ प्लेस पे आ गया, यहाँ पे आर्थ प्लेस, राइट, कोई आर्थ नंबर का बॉक्स होगा उसमें मैं अगर आ गया, तो मुझे क्या ये नहीं करना पड़ेगा एन माइनस, अब आर में से भी एक माइनस चाहिए क्योंकि आर्थ प्लेस है, आर माइनस वन। क्या मुझे ऐसे करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, तो ये आर्थ प्लेस हो गया, राइट। देन ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो एन फैक्टोरियल है, अगर मैं उसको आर्थ प्लेस तक ले जाऊं तो मैं एन माइनस आर माइनस वन कर सकता हूँ, बिल्कुल। फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एन माइनस आर फैक्टोरियल है, एन माइनस आर फैक्टोरियल जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन, बिल्कुल। देन एन माइनस आर और माइनस टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ना लिखूँ तो प्लस वन वाला भी आगे लिखा जा सकता है, फिर माइनस करके भी आगे आप बढ़ सकते हो, ये तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये प्रूव करना है कि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल ऐसा होता है, तो एन प्लेसेस में से हमने कुछ चीज़ें सिलेक्ट की, तो अगर मैं इन दोनों को
जो मेरे पास ये n फैक्टोरियल वाला जो पार्ट आया और n माइनस आर फैक्टोरियल वाला जो पार्ट है, अगर उसको मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अरेंज करूँ तो आप क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ पे मैं n माइनस आर माइनस वन है, इसको मैं डायरेक्टली कट कर पा रहा हूँ, राइट। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर दूँ तो ये कुछ प्लस वन वाला ही हमें देखने को मिलेगा, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसे देखने को मिलेगा हमें। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप डायरेक्ट इसको समझ पाओगे। यहाँ पे होगा क्या, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप n माइनस और n माइनस टू जाओगे तो बीच में आपको एक ऐसा टर्म मिलेगा, वो जो होगा वो होगा n माइनस आर, विच इज द टर्म, राइट। और वो वहां से फिर आगे बढ़ रहा होगा n माइनस आर माइनस वन आर माइनस वन, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली लिखूँ, अगर कंफ्यूजन बढ़ रहा है तो इफ आई एम राइटिंग दिस, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो आप आई थिंक समझ पाओगे कि ये ऐसे वर्क कर रहा है कि यहाँ पे सर मैं आगे चला गया, अर्थ प्लेस है तो अर्थ प्लेस को मैं कैसे लिखूंगा, सर मैं अर्थ प्लेस को n माइनस आर माइनस वन के फॉर्म में ही लिखूंगा, बिल्कुल। क्या ये आगे नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल बढ़ सकता है, राइट। तो n माइनस आर माइनस वन के जस्ट पहले क्या होगा, सर n माइनस आर होगा। तो अगर मैं यहाँ से सब चीज़ें हटा दूँ राइट हैंड साइड और मैं बस वहां पे फैक्टोरियल लगा तो भी चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। तो n माइनस आर फैक्टोरियल तक आ गए, तो n फैक्टोरियल मुझे क्या चाहिए था, n नंबर में से यहाँ तक के इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म था वहां तक मुझे चीजें चाहिए थी। तो मैं बोल सकता हूँ n पी आर इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट, क्योंकि यहाँ के बाद से ये चीजें कट हो जाएगी, राइट। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, राइट। तो ये हो गया एनपीआर। हमें बस ये फॉर्मूला जो है, राइट, वो याद रखना है। देन लेट्स डू द नेक्स्ट थियरम, विच इज कि भाई द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम इज n। अब यहाँ पे बात ये हुई है कि इसका जो मतलब है कि n चीजें आपके पास है, n डिफरेंट थिंग्स, तो ऑब्वियसली उसका जो n फैक्टोरियल होगा उसमें से मुझे r सिलेक्ट करना है। तो r भी क्या है, यहाँ पे r को ही बोला गया कि आप n की तरह लो, राइट, भाई n थिंग्स को n प्लेसेस पे ही अरेंज करो। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, तो n p r में r के बदले आपको क्या लिखना है, कि सर r के बदले आपको n ही लिखना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है वन, राइट। हम जीरो फैक्टोरियल का मतलब जीरो नहीं ले सकते, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। अगर जीरो हो जाए तो सभी चीज़ें जीरो हो जाएगी, फिर तो कोई मल्टीप्लिकेशन रूल या थ्योरम का कोई मतलब रहेगा नहीं। दैट्स व्हाई जीरो फैक्टोरियल इज वन। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। हाउ मेनी नंबर्स इज लाइंग बिटवीन अ 1000 and 10,000 कैन बी फॉर्म with the digits 2 3 6 7 8 9 if the repetition of the digit is not allowed। अब हमने जो पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे प्रैक्टिस, सिमिलर उसी की तरह है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि भाई 1000 से लेके 10,000, तो 1000 वाला नंबर हो गया और 10,000 हो गया, उसके बीच में अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली हमें बोला गया है कि 4 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए, 4 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए। तो ये हमें डायरेक्टली नहीं बोला है, ये हमें इनडायरेक्टली बोला गया है 4 डिजिट नंबर। अब इसको अगर मैं बनाऊं, 4 डिजिट वाला नंबर मुझे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली सर 4 बॉक्स हम ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर 4 बॉक्स में हमें ये बोला गया कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है, कितनी नंबर्स है, कौन से डिजिट हमें रखने को बोला है, 2 3 6 7 8 9, मुझे इतने नंबर बोला है कि इतने नंबर को अरेंज करना है, बस इसके अलावा आप दूसरा नंबर यूज नहीं कर सकते। तो मेरे पास फर्स्ट बॉक्स में रखने के लिए कितने नंबर्स अवेलेबल है, तो सभी अवेलेबल है, 2 3 6 7 8 9। तो मेरे पास 6 नंबर अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ वेज आई कैन फिल द यूनिट डिजिट इज 6 वेज। देन अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ में इसमें से कोई भी एक मान लेते हैं 3 मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने 3 रख दिया,
सो नेक्स्ट वाला जो बॉक्स होगा, दूसरा जो बॉक्स होगा, उसमें मैं 3 नहीं रख सकता। सो नाउ आई हैव अ ऑप्शन ऑफ ओनली 2, 6, 7, 8 एंड 9। तो मेरे पास अब यहाँ पे 5 ही वेज होंगे। देन आफ्टर मैं यहाँ पे थर्ड बॉक्स पे आया, तो थर्ड बॉक्स में मान लेते हैं कि सेकंड में से मैंने यहाँ पे 8 रख दिया। तो अब थर्ड बॉक्स के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है सर? मेरे पास अब यहाँ पे 2, 6, 7 एंड 9। सर 4 ही ऑप्शन अवेलेबल है, 4 वेज। तो मान लेते हैं कि इसमें से आपने कोई नंबर सिलेक्ट किया, लेट्स से 6। तो अब मेरे पास जो लास्ट बॉक्स बचा है, उसमें नंबर्स रखने के लिए कितने नंबर्स मेरे पास या कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? 2, 7 एंड 9, 3 डिजिट्स अवेलेबल, तो 3 वेज। तो क्या ये नहीं लग रहा फैक्टोरियल नोटेशन जैसा कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, राइट? तो यहाँ पे हमें फैक्टोरियल नोटेशन काम आएगा, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट भी बोल सकता है। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन रूल से करता तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो कितना आता? 6 5 जा 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 4 360। तो यहाँ पे मेरे पास ये आंसर आ जाता। अब कोई बोलेगा कि सर तो अभी हमने एनपीआर वाला फॉर्मूला किया, उसका यूज वो भी कर सकते हैं। मेरे पास 4 बॉक्स अवेलेबल है, तो आर विल बी 4 और मेरे पास कितने नंबर है? 6 नंबर है, तो एन विल बी 6। तो अगर मैं ऐसा करूं कि एन पी आर वाला फॉर्मूला है, अगर मैं उसका यूज करूं तो भी डायरेक्ट कैलकुलेशन तक बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं 6p4 ये फॉर्मूला यूज करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है बिल्कुल। और 6 माइनस 4 अगर मैं करूँ, राइट, 6 माइनस 4, तो यहाँ पे 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल के बाद तो चीज़ें कट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल आंसर जो बचेगा, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से लिख पाऊँ। तो यहाँ पे अगर मैं 4 फैक्टोरियल है वो ना लिखो, 2 फैक्टोरियल तक लिखूं, और 2 तो फैक्टोरियल कट हो ही जाएगा यहाँ पे। तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट, सो 2 फैक्टोरियल विल बी कट, और मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो जो चीज़ें मुझे यहाँ मिली वही मिला, तो आंसर भी वही आना था, 360, राइट। तो परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है उसका यूज आप ऐसे कुछ कर सकते हो, राइट। तो इस लेक्चर में आप लोगों ने परम्यूटेशंस और नोटेशन, जो फैक्टोरियल नोटेशन था वो सीखा, एडिशन रूल था प्रिंसिपल, फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल सीखा, राइट। बहुत सारी चीज़ें जो हमने बेसिक बेसिक ही चीज़ें सीखी है लेक्चर 1 में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी और एक थियरम है यहाँ पे परम्यूटेशंस का, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट हम कॉम्बिनेशन पे जाएंगे और फिर उसके जो अलग अलग जो टॉपिक्स है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो दिस आर दी बेसिक रूल्स। आप कुछ क्वेश्चंस जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं से भी आपको बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें समझ आ गई तो आगे आपके जो चैप्टर है वो बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परम्यूटेशंस के नेक्स्ट जो थियरम्स है वो और कॉम्बिनेशंस और उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।